बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सी एस 201 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो आपके हैंडआउट्स हैं उनका लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और ये दो मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर डिस्कस करने वाले ना। एक टॉपिक है इसके अंदर के फ्लो चार्टिंग क्या होती है, और दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, और इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम फिर इफ़ एल्स के ज़रिए किस तरह से जो है ना वो अचीव करते हैं। सबसे पहले तो हम फ्लो चार्टिंग को देख लेते हैं। फ्लो चार्टिंग बेसिकली क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम है। आपके पास कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है, उसको आप ग्राफिकली जब शो करना चाहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप उसकी बनाना चाहते हैं कि विजुअली ये प्रोग्राम हमें नज़र आ जाए, तो इस चीज़ को हम जो है वो फ्लो चार्टिंग कहते हैं। बेसिकली ये एनालाइज करने की और डिज़ाइन करने की टेक्निक है। जब आपको सिचुएशन बताई जाती है तो पहले हम उसका एल्गोरिदम बनाते हैं। एक प्रोग्रामर को जब कहा जाता है कि ये प्रोग्राम बनाओ, तो वो पहले उसका एक एल्गोरिदम बनाता है, फिर उसके बाद उस एल्गोरिदम या उस प्रोग्राम का जो सोल्यूशन होता है उसकी एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वो बनाता है मुख्तलिफ जियोमेट्रिकल सिम्बल्स के साथ, ठीक है, एरोज के साथ, उनको आपस में मिला के। तो फ्लो चार्टिंग बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत की जाती है। इसके डेफिनेट सिंबल हैं, ये एक मॉडल है एक किस्म का, ये इसके सिंबल हैं जी। हर फ्लो चार्ट स्टार्ट और स्टॉप इस सिंबल से होता है। उसके बाद डिसीजन के लिए ये डायमंड का सिंबल है। प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप है। कंटिन्यूशन मार्क एक दायरे की शक्ल में है, और जो फ्लो लाइन है वो हमारे पास एरो की सूरत में है। ये वो सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स के अलावा इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, इनकी शक्लें भी याद होनी चाहिए, और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखें जी, जो हमारे पास डायमंड का सिंबल है, ये सिंबल जो होता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए होता है। इसमें इनपुट एक आएगी, लेकिन इसकी आउटपुट जो है वो दो होंगी। एक इनपुट होगी और दूसरी आउटपुट इसकी होगी, जिसके अंदर ये डिसाइड करेगा कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये किस तरफ जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ये किस तरफ जाएगा। ये देखें आप कि यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये कंडीशन आई, इफ़ एज के ऊपर एक कंडीशन लगाई हुई है, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये इस तरफ जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये बिल्कुल सीधा स्टॉप की तरफ चले जाएगा। इस तरह जो है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं जी। जी, तो इस तरह डिफरेंट जो हैं वो फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं प्रोग्राम्स के। बाज़ औक़ात फ्लो चार्ट बनाने के लिए आ जाता है, बाज़ औक़ात फ्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये एक टेक्नीक है जिसके ज़रिए हम अपने किसी भी प्रोग्राम को ग्राफिकल वे में दिखा सकते हैं। इनके सिंबल्स कौन-कौन से हैं, अगर आप इसको डायरेक्टली गूगल करें तो आपको बहुत सारी इस तरह की एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो मिल जाएँगी जी फ्लो चार्ट की। ठीक है, ये देखें जी फ्लो चार्ट है, इमेज के अंदर चले जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लो चार्ट्स जो हैं वो बने हुए आपको नज़र आ जाएँगे। ये सिंबल आप सबके सामने है जी, ये प्रोसेस है, उसके बाद लैंप प्लग्ड इन है, येस और नो है, और इस सूरत में अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन है, और ये आपके पास जो है ना वो ओवरऑल जो है वो फ्लो चार्ट के सिंबल्स और उनका इस्तेमाल है। इस्तेमाल इसका यही होता है जी कि फ्लो चार्ट के ज़रिए एक प्रोग्राम को समझना, एक प्रोग्राम की लॉजिक और उसके फ्लो को समझना एक कॉमन मैन के लिए, एक न्यू स्टूडेंट के लिए जो नया होता है उसके लिए आसान हो जाता है। और जब आप इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो वहाँ पर बेसिकली ये एक ऐसा तरीका होता है कि जिसके ज़रिए आप नॉन टेक्निकल लोगों को कंप्यूटर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के बारे में समझा रहे होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं, नंबर 1 ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जिनका रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 सूरतों में आता है कि या ट्रू की सूरत में आएगा या हमारे पास जो है वो फ़ॉल्स की सूरत में आएगा। कॉमन लाइफ़ के अंदर जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करते हैं, तो वो फ़ैसला कंडीशंस के ऊपर जो है ना वो बेस करता होता है। मसलन मैं कहता हूँ जी कि आप बीएस करने के बाद क्या करेंगे? तो आपका जवाब ये होगा जी कि मैं अगर मेरी इंटरेस्ट जो है या मेरी प्रोग्रामिंग थोड़ी बेहतर हो गई, तो मैं प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊँगा, अदरवाइज़ जो है मैं किसी और शोबे की तरफ जो है ना वो किस्मत आज़माऊँगा जी।
ठीक है जी। इंटर के बाद आपने किस सब्जेक्ट में बीएस करना है, तो हम उसको कहते हैं जी कि अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं इतने परसेंट तो फिर मैं ये करूँगा, अगर नहीं आएंगे तो ये करूँगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है। बिल्कुल इसी तरह डिसीजन मेकिंग जो है वो प्रोग्राम्स के अंदर भी होती है, और प्रोग्राम्स के अंदर डिसीजन मेकिंग करने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, सी आल्सो प्रोवाइड दिस स्ट्रक्चर। एवरीडे लाइफ की सिचुएशन को जब हम सी प्लस प्लस के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर इनको हम हैंडल करते हैं तो वो हमारे पास बनती हैं जी इफ स्टेटमेंट। ये देखें जी, इफ स्टेटमेंट हमारे पास है जिसके ज़रिए हमने कंडीशन को करना है। इसका सिंटैक्स हमारे पास वेरी सिंपल है। इफ लिखेंगे, आगे हम कंडीशन लिखेंगे, और उसके बाद उस कंडीशन के ट्रू होने पर हमने जो कुछ करना है वो सारा इस स्टेटमेंट के साथ जो है ना वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, आपने मैथ के अंदर पढ़ा होगा, मैं आपको एक मैथ की एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। मसलन मैं लिखता हूँ जी कि a प्लस बी है और मल्टीप्लाई बाय 2 है। अब इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ जी कि a लेस देन इक्वल टू b, इसको जब मैं एवेल्यूएट करूँगा तो उस वक़्त मेरे पास क्या आएगा जी? a लेस देन b को मैं जब एवेल्यूएट करूँगा, देखें ज़रा, a लेस देन b को, तो मेरे पास जवाब जो मर्ज़ी हो जाए, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। तो ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन जिसको एवेल्यूएट करने के बाद आपके पास दो रिजल्ट्स आते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं आप, इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड कंडीशन, इसको हम कंडीशन कहेंगे, ठीक है। तो कंडीशन बनाने के लिए आपके पास मखसूस ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर होगा, इसी तरह डबल इक्वल टू जो है ये इक्वल टू के लिए यूज होता है सी प्लस प्लस के अंदर। जब आपने इक्वालिटी को चेक करना है दो ऑपरेटर्स की, दो ऑपरेंड्स की, तो आपके पास ये यूज होगा। नॉट इक्वल के लिए हमारे पास ये वाला सिंबल जो है वो यूज होता है। ये जो ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स को हम समझेंगे। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर हम चूंकि बनाना चाहते हैं कंडीशन, तो कंडीशन के लिए हमें जिन ऑपरेटर्स की ज़रूरत है उन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं जी। वो हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स हैं जी, ग्रेटर देन, लेस देन, और इसी तरह लेस देन इक्वल टू। अलजबरे में हम इस तरह लिखते हैं, सी लैंग्वेज में ये वाले ऑपरेटर्स हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास हैं जी, जिनको हम लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। इन ऑपरेटर्स की मदद से जो स्टेटमेंट भी बनाई जाएगी वो स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन कहलाएगी कि कंडीशन क्या है। अब आपको कंडीशन का 100% पता होना चाहिए। इस कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर। किस तरह हम यूज करेंगे उसके लिए मैं आपके सामने एक सैंपल कोड भी लिख के दिखा सकता हूं, और ये कोड भी आपको चला के दिखा सकता हूं। ये क्या करता है जी, देखें, दिस प्रोग्राम टेस्ट दैट इफ द एज ऑफ आमर इज ग्रेटर देन अमाराज एज डिस्प्ले द रिजल्ट। यानी ये दो एज आपसे इनपुट लेगा, आमर की एज इनपुट लेगा, उसके बाद अमारा की एज इनपुट लेगा, और उसके बाद आपको बताएगा कि आमर जो है वो अमारा से बड़ा है या नहीं है। इस तरह करके इस प्रोग्राम को हम कोड करते हैं। तो मैं आपके सामने इसकी कोडिंग भी करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यहाँ तक कोई इशू है। देखें जी, हम एज को इनपुट लेंगे जी, तो सबसे पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट हम एक आमर एज का वेरिएबल बना लेते हैं, और दूसरा हम हमारा एज के नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। ये हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। उसके बाद सी आउट लगाते हैं। सी आउट ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जो आउटपुट के ऊपर आपको मैसेज शो करती है। हम यहाँ पे लिखते हैं कि एंटर द एज ऑफ आमर, और ये मैसेज हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आएगा। सी इन स्टेटमेंट जो होती है ये वैल्यू को इनपुट लेने के लिए होती है, तो इसके अंदर हमने आमर एज का वेरिएबल लगा दिया। अब ये स्टेटमेंट सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे आपका जो है ना वो कंट्रोल रुक जाएगा। जो वैल्यू आप एंटर करेंगे वो आमर एज के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
इसी तरह हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी कि एज ऑफ अमारा जो है वो एंटर की जाए। एज ऑफ अमारा के लिए हमने वेरिएबल अमारा एज लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू को हम इनपुट ले लेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट जब चलेंगी तो आपसे दो इनपुट वो मांगेगा, पहले वो आमर की एज इनपुट मांगेगा, फिर वो अमारा की एज। उसके बाद हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ का क्या था भला सिंटैक्स, इफ लिखें और उसके आगे कंडीशन लिखें। कंडीशन हम इसमें लिखते हैं जी कि आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज। यहाँ पे ध्यान से आपने लिखना है जी, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं होनी चाहिए। जो आपने वेरिएबल के नाम रखे हैं वही होने चाहिए। इफ आमर एज ग्रेटर देन अमारा एज यानी कंडीशन, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आप इसके ट्रू होने पे लगाना चाहते हैं वो वाली आप स्टेटमेंट लिख देंगे। यहाँ मैंने लिख दिया कि जी अगर ये ऐसे ही है तो मैसेज शो करो कि आमर इज एल्डर देन अमारा। ये वाला मैसेज जो है वो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अब ज़रा हम इसको कंपाइल करते हैं जी। देखें हमने इसको कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया और कोई एरर नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, ये देखें जी, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब इसके बाद हमने इसको रन किया तो आपसे आउटपुट के ऊपर उसने मांगा कि जी एंटर द एज ऑफ आमर। एंटर द एज ऑफ आमर मैंने लिखा जी 23। एंटर द एज ऑफ अमारा तो मैंने यहाँ लिख दिया 19। जैसे ही एंटर किया तो मुझे मैसेज आ गया कि आमर इज एल्डर देन अमारा। ये मैसेज मुझे क्यों आया? ठीक है जी। जी यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इफ के बारे में, एल्स के बारे में, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर इफ को बताया गया, फिर इफ के साथ इफ एल्स का बताया गया। ये देखें जी, इफ एल्स का स्ट्रक्चर बताया गया है। ठीक है जी, कि आप एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। जो हमारे पास एंड और होते हैं उनका भी हम करके देखेंगे। ये नेक्स्ट के अंदर हम करके देखेंगे। फिलहाल चूंकि आपका ये पहला प्रोग्रामिंग का कोर्स है तो आपको थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। इफ़ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर ही आपकी पहली असाइनमेंट आएगी जी। आमतौर पे जो पहली असाइनमेंट का प्रोग्राम आता है उसके अंदर सी आउट, सी इन, वेरिएबल डिक्लेरेशन और इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड ही प्रॉब्लम दी होती है जिसका आपने सोल्यूशन बनाना होता है। ठीक है जी। जो बच्चे तो आईसीएस के बैकग्राउंड से आए हैं उनको तो ये चीज़ बिल्कुल बहुत ही इजी लग रही होगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड पहले नहीं है या उन्होंने पहली दफ़ा प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो उम्मीद तो है कि उनको भी समझ में आ गई होगी। ज़ाहिर है वो अगर कंप्यूटर साइंस में आए हैं तो कोई ना कोई मैथ का बैकग्राउंड तो उनका है ना। तो जो बंदा मैथ पढ़ रहा होता है उसको प्रोग्रामिंग की ज़्यादा कंफर्टेबली जो है ना उनको समझ आ जाती है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था, आज का हमारा सेशन था जिसके अंदर हमने फ्लो चार्टिंग और ये लेक्चर नंबर 5 था। असल में ये शुरू के लेक्चर हैं इसलिए मैं थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, वरना एक एक सेशन के अंदर हम दो दो लेक्चर भी कवर कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने एक दफ़ा पढ़ा दी है ना, तो नेक्स्ट भी अगर हम देखेंगे तो लेक्चर नंबर 6 के अंदर भी आप देखें इफ एल्स को ही यूज़ किया गया, सॉरी लूपिंग स्ट्रक्चर आ गया जी, जो हम नेक्स्ट देखेंगे जी। ठीक है जी। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी, अदरवाइज आज के सेशन के लिए हमारा इतना ही था जी। थैंक यू जी।